हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हमने 10th क्लास का साइंस का मिड टर्म एग्ज़ाम की सॉल्यूशन की एक सीरीज़ शुरू की थी, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट में 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम फर्दर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 से हम डिस्कस करते हैं। आज 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, गोलाकार दर्पण, उसके परावर्तक पृष्ठ की सतह का जो व्यास है उसको क्या कहते हैं, वो पूछा गया है। तो उसको क्या कहेंगे, देखो मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। मान लीजिए ये ऐसा एक दर्पण है, ये कनकेव मिरर हमने मान लिया है, अवतल दर्पण। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जहाँ पे लाइट टकराएगी, इस जो इधर वाला हिस्सा, जो ये इधर वाला पोर्शन है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ वाला जो पोर्शन है, इसके व्यास को आप क्या कहोगे, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको देखो, इसके व्यास को हम कहेंगे ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं अपर्चर, या फिर हिंदी में बोलें तो इसको कहते हैं द्वारक। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी ये कनकेव मिरर का ही क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो इजीली आप बता पाओगे। साइन कन्वेंशन से ही ये बताना था। छोटा सा डायग्राम इसमें पेपर में ही ड्रॉ कर रखा है। इसमें क्या बोल रखा है, यही है कि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के सामने, अवतल दर्पण के सामने, इसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी आप लोगों को बता रखी है 10 सेंटीमीटर है जो कि, और उसके बाद जो इमेज है वो बन रही है आपकी 25 सेंटीमीटर पे, इमेज बन रही है आपकी 25 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ इस डायग्राम में देखिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पे फोकल लेंथ है, इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसका मतलब फोकल लेंथ का डबल 10 टू द 20, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 20 पे, बट इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पे। मतलब वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर है, आपकी केंद्र है जो आपका दर्पण का, उससे भी दूर बन रही है, बियॉन्ड सेंटर। और नीचे बनेगी ये वाले केसेस, अगर 6 केस हैं जो इसके याद हों तो क्योंकि दे भी रखा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। उल्टा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा ये एक्सिस है जो आपकी, ये वाली जो लाइन ये जा रही है, इसके हमेशा नीचे की तरफ बनती है इन्वर्टेड इमेज, और हमेशा सामने बनेगी इधर मिरर के। तो इसमें जो ये वाले डिस्टेंस हैं, कौन से, इधर वाले जो सारे डिस्टेंस होंगे वो होंगे पॉजिटिव, और जो इधर पी से, पोल से इस तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो सारे होंगे हमारे नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस बोल रखा है, तो दोनों ही इस तरफ हैं, दोनों ही पोल से इस तरफ हैं, तो दोनों ही डिस्टेंस क्या होंगे आपके नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे हम मेजर कर रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑब्जेक्ट का आप हमेशा ही याद रख सकते हो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, हमेशा क्या लेना होता है, वो नेगेटिव ही लेना होता है, और यू से उसको डिनोट करते हैं हम। देन आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या पूछ रखा है बेटा, जो स्फेरिकल लेंस होते हैं, गोलीय लेंस, उनकी जो लेंस की जो क्षमता होती है, पावर होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो आप लोगों से पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, P = 1/f। f यहाँ क्या है, फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 100 में f। स्मॉल f से हम फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं। अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो 100/f से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साइज़ है प्यूपिल का, आई का, आप हमारी जो मनुष्य की आंख है उसका जो साइज़ है वो कंट्रोल किया जाता है एक मस्कुलर डायफ्राम द्वारा, मतलब मांसपेशियों का एक डायफ्राम बना होता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इरिस। जो ये आई का पार्ट है उसको क्या कहते हैं, इरिस कहते हैं, आइरिस भी बोल सकते हो। हिंदी में इसको बोलेंगे परितारिका। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं परितारिका।
ठीक है। इसका डायग्राम मैंने एक इमेज इसमें इंसर्ट कर रखी है, वो देख लो आप। ये जो ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रखा है ये होता है हमारी आँख का आइरिस, जो कि लाइट जो है अगर ब्राइट हो डिम हो तो उसके अकॉर्डिंगली इसका साइज़ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन विदाउट स्ट्रेन ऑन आई। मतलब आँख में इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि कम से कम वो दूरी कितनी होती है जिससे जितनी दूरी पे हमारी आँख बिना आँखों पे दबाव महसूस किए आसानी से देख सकती हैं। ये आप लोग ये कर सकते हो, इसको करके देखना, आँख के बिल्कुल पास रख के देखना किसी भी बुक को, ऑब्जेक्ट को। आप जो है बुक के लेटर्स को क्लियरली नहीं पढ़ पाओगे, तो कम से कम हमारी आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु होनी चाहिए, तब ही हम उसको क्लियरली डिफरेंट अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग पढ़ पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या पूछ रखा है, जो इकोसिस्टम होता है, परितंत्र होता है, उसके अजैविक घटक शामिल हैं, कौन से हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपने 5 ऑप्शन हैं, इन 5 में से आपने देखने थे कि अजैविक कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विंड है, ये अजैविक है, कोई जीवित तो है नहीं, वायु है। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आपको पता है कि जीवित हैं, पौधे हैं, जीवित लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। सॉइल है, सॉइल भी नॉन लिविंग है, तो ये भी एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। टेम्परेचर है, तापमान है, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट है। उसके बाद एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या हैं आपके, वो भी लिविंग है। सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स हैं वही क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे जो कंपोनेंट हैं वो नॉन लिविंग है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सारे क्या हैं, नॉन लिविंग है। तो ये तीनों ऑप्शन किस में इंक्लूडेड हैं, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये तीनों ऑप्शन नंबर बी में इंक्लूड हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें क्या है, एक फूड चेन दे रखी है, आपको इसमें बताना है कि लास्ट में जो है लाइन है जो कि इसके पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी। तो यहाँ पे ये एक 10% ला है, 10% एनर्जी का नियम है। ये क्या कहता है कि एक पोसी स्तर से अगले पोसी स्तर पे सिर्फ 10% ही एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो पहले स्तर पे जैसे 10,000 है दे रखा है ग्रास का, तो इसका 10% निकालोगे आप तो 10% क्या हो जाएगा, 10,000 का 10% निकालोगे तो 10%, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल। तो अगले लेवल पे मतलब डियर हिरण के पास कितनी चलेगी, 1000 जूल। ठीक है, अब इस 1000 का 10% जाएगा लॉयन के पास सिर्फ, तो 1000 का फिर से 10% निकालोगे। तो 10% कैसे निकालोगे, 10% का नाम का क्या आ जाएगा, बाई में 100, इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल। तो कितनी एनर्जी रहेगी, सिर्फ 100 जूल एनर्जी रह गई है जो कि लायन के पास पहुंचेगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 17 to 20। ये हैं असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं। इसमें एक आपको अभिकथन दिया होगा, दूसरा आपको कारण दिया होगा। इन सभी के ऑप्शंस ABCD की फॉर्म में ही आंसर होंगे। अगर दोनों क्वेश्चन सही हैं, दोनों पार्ट सही हैं A और R उस पहले पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता तो ऑप्शन A। दोनों पार्ट सही हैं बट रीज़न है जो कारण है वो अभिकथन को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो ऑप्शन B आएगा। A अगर सही है, R गलत है तो ऑप्शन C, और A गलत और R सही है तो ऑप्शन नंबर D। तो इनके आंसर हमेशा ABCD की फॉर्म में ही करने होते हैं। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर करना कैसे है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, असर्शन दे रखा है, अभिकथन दिया हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मतलब आयनिक यौगिक गलित अवस्था में बिजली का संचालन करते हैं। गलित का मतलब जब उसमें मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे एक्वेस फॉर्म में पानी मिला रखा हो, जब जैसे सॉल्टी वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है कि नमक है, मान लो नमक क्या होता है, एन सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना होता है, सोडियम क्लोराइड, और ये आयनिक कंपाउंड है। इसको जब वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं, वैसे सॉलिड फॉर्म में ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट जब इसको वाटर में डिजोल्व कर दो मोल्टन स्टेट हो जाएगी,
उसमें ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका सबसे कॉमन एक एग्जांपल भी है, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो 3 इडियट्स, उसमें भी इसका बिल्कुल अच्छे से एग्जांपल दिया हुआ है यूरिन की हेल्प से, कि जो सॉल्टी वाटर है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, असर्शन है, अभिकथन है, वो बिल्कुल सही है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो गलित अवस्था में बिजली का संचालन करते हैं। असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर ओवरकम ड्यू टू हीट एंड आयंस कैन मूव फ्रीली। क्या होता है कि जो मोल्टन स्टेट है, गलित रूप में क्या हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आयंस होते हैं, जो जिन बल के कारण, जिस आकर्षित बल के कारण, स्थिर वैद्युताकर्षण बल जो होता है जिसके कारण वो बाउंड होते हैं आयंस, वो बल ब्रेक हो जाता है और कम हो जाता है, और फिर आयंस फ्री हो जाते हैं। तो फ्रीली मूव करेगा जब चार्ज, तो विद्युत तो कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें पास होगी ही। इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का रीजन होता है वो होते हैं आयंस। और जो हमारे मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी के जो फ्लो है, विद्युत का जो फ्लो है, उसका कारण होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं, और जो कारण है वो अभिकथन को समझा पा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बोलो या मतलब ए बोल लो, तो इसका आंसर क्या करोगे आप? ए। सेकंड को 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। देन 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है? जो ट्रांसपीरेशन है वो हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं उनमें से पानी का एक भाप के रूप में उड़ जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है। वो किस में हेल्प करता है? जो जड़ों से पानी की एब्जॉर्प्शन, और ऊपर की तरफ, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पेड़ का, वहाँ तक जड़ों से पत्तों तक पानी पहुँचाने में वो हेल्प करता है। ये बिल्कुल सही बात है। और इसका रीज़न क्या है कि ट्रांसपीरेशन के रीजन क्या दे रखा है? ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन डिफ्यूजन प्लेज ए मेजर रोल इन ट्रांसपोर्टेशन इन टॉल प्लांट्स। ये बात सही नहीं है कि जो लंबे पेड़ हैं, ऊंचे पेड़ हैं, उनमें डिफ्यूजन जो है एक रोल प्ले करता है ट्रांसपीरेशन में। ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें ए बात सही है। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? पत्तों से पानी उड़ जाता है, फिर वहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है, विपरीत दिशा में एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जड़ों से पानी ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस करता है और पत्तों की तरफ ट्रांसपोर्ट होता रहता है पानी का। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो ये फिनोमिना पॉसिबल नहीं है। तो 18 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या है कि जो टेंड्रिल्स ऑफ पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और ऑब्जेक्ट्स बाय मींस ऑफ टेंड्रिल्स। इसमें क्या कह रखा है? जो मटर के पौधे के परतान की सहायता से अन्य पौधों या वस्तुओं के ऊपर चढ़ जाते हैं। जो मटर के पौधे होते हैं इनके अंदर टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स क्या होते हैं वो अभी मैं दिखाऊंगी आपको ये फोटो की हेल्प से। उसकी हेल्प से ये क्या होते हैं? पौधे दूसरे पौधे या दूसरे किसी वस्तु पे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार की हर एक जो बेल होती हैं, जैसे लौकी होती है, तोरी होती है, इनकी जो बेल होती हैं वो भी इसी प्रकार से दूसरे पेड़ पौधों पे या दूसरी वस्तुओं का सहारा लेके ग्रो करती हैं। इसका रीज़न क्या दे रखा है? जो टेंड्रिल्स हैं वो सेंसिटिव होती हैं टच के। ये बिल्कुल सही बात है। टच करने से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है उनका एरिया। और जो पार्ट कांटेक्ट में होगा किसी वस्तु के, वो इतना फास्टली ग्रो नहीं करेगा, बल्कि जो पार्ट कांटेक्ट में नहीं है किसी वस्तु के, दूर है, अवे फ्रॉम कांटेक्ट, अवे फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट है, वो वाला हिस्सा जल्दी ग्रो करेगा। अभी इसके टेंड्रिल्स होते क्या हैं? ये परतान बोलते हैं इनको हिंदी में। परतान जो होते हैं स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनका मैं एक आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ। ये जो हैं, ये वाले जो ये जो रिंग सी बनी हुई हैं, तार से बने हुए हैं ऐसे ऐसे, इनको क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स कहते हैं। और ये क्या है? इन्हीं की हेल्प से ये जो बेल होती हैं, जैसे लौकी की बेल होगी, तोरी की बेल होगी, ये दूसरे पेड़ पौधों पे या दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं इन्हीं की सहायता से। और जो भाग इनका कांटेक्ट में होगा
वो क्या है जो जैसे मान लो यहाँ किसी वस्तु के ये वाला कॉन्टैक्ट में है, ये इतनी ईजिली ग्रो नहीं करेगा, बल्कि ये अगर दूर वाला जैसे ऐसे इधर दूर वाला जो हिस्सा है वो क्या करेगा, ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा। ये वाली बात बोल रखी है। तो दोनों ही बातें इसकी बिल्कुल सही हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बोल लो या ये बोल लो कि ए आंसर हो जाएगा इसका ये। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रखा है, कैटरेक्ट हैपन्स इन स्मॉल चिल्ड्रन यूजुअली एंड कैन लीड टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। मोतियाबिंद नाम की एक बीमारी है, जो आई वाला चैप्टर है, ह्यूमन आई वाला चैप्टर है, उसमें रीड किया होगा। इसने बोल रखा है कि मोतियाबिंद आमतौर पर छोटे बच्चों में होता है और इससे दृष्टि पूरी तरह खत्म हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। दृष्टि तो पूरी तरह खत्म हो सकती है, लेकिन ये छोटे बच्चों में नहीं होता। कैटरेक्ट जो होता है बढ़ती हुई उम्र की वजह से होता है, बड़ी एज वाले लोगों में होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है जो असर्शन है इसका, अभिकथन है, वो गलत है। रीजन क्या दे रखा है, व्हेन कैटरेक्ट ओकर्स क्रिस्टलाइन लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, कि जब कैटरेक्ट होता है या मोतियाबिंद जब बीमारी होती है जो हमारी आँख का लेंस है, क्रिस्टल लेंस है, वो दूध या और धुंधला हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन इसका गलत है, रीज़न बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मोतियाबिंद होने के बाद आँख कुछ ऐसी हो जाती है। किसी बूढ़े आदमी की ही आई का फोटो है, डायग्राम मैंने अटैच कर रखा है। इसमें ये जो वाइट कलर का धुंधला सा आपको दिखाई दे रहा होगा, आई ऐसी हो जाती है इस कलर की। इतने ही क्वेश्चन थे इस पार्ट में। थैंक यू सो मच। ध्यान से देखिएगा सभी, ये ज़रूर हेल्प करेंगे नेक्स्ट टर्म में आप लोगों के। थैंक यू।